तो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स था, कि जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स थे वो सिमिलर थे, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। थर्ड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स मिले हुए थे उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। फोर्थ ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स फोर ए के जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। सिमिलरली 5A की, सिमिलरली 6A की, सिमिलरली 7A की। और इसमें जैसे ही बी वाले थे 1B के, उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, जो सेकेंड बी के थे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। कहने का उसका सीधा सीधा मीनिंग था कि ये जो प्रॉपर्टी है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, तो एलिमेंट के एटॉमिक वेट का। अगर इसको हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो ये एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एक रिपीटेड इंटरवल के बाद हमें रेगुलरली मिलता है। इसका बेनिफिट, और उसके बाद उसने क्या किया, उसने 6 रोज बनाए, 1 2 3 4 5 6 रोज बनाए, 8 कॉलम्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें से उसने 7 कॉलम्स को ए और बी में डिवाइड कर दिया, एर्थ को डिवाइड नहीं किया। एर्थ में 3 एलिमेंट रखे। फर्स्ट में ए ग्रुप में एक किस्म के एलिमेंट्स को रखे, बी में दूसरे किस्म के एलिमेंट्स को रखे, सिमिलरली सेकेंड में, सिमिलरली थर्ड में, सिमिलरली फोर्थ में, ऐसे उसने उसको अरेंज किया। अच्छा, इसको उसने सीरीज बोला था उस टाइम, और वर्टिकल वाले को कॉलम बोला था, इसको ग्रुप बोला था। जो वर्टिकल कॉलम था उसको उसने ग्रुप बोला था, और जो हॉरिजॉन्टल था उसको उसने सीरीज बोला था, जो पीरियड्स कहा जाता है। अब उसके पीरियोडिक टेबल का बेनिफिट क्या था, तो पीछे जितने पीरियोडिक टेबल थे वो बहुत बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे ऑक्साइड्स हैं या हाइड्राइड्स हैं, तो उसने क्या किया, पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद उसने ऑक्साइड्स बनाया, तो देखा कि जितने इसके 1A के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे R2O बनाते हैं, और अब यदि वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो RH बनाते हैं। सेकेंड ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो RO बनाते हैं, मीन्स बेरियम ऑक्साइड BeO बनेगा, MgO बनेगा। ये Ca है, कैल्शियम Cl लग रहा है, 2 Ca। CaO बनेगा, SrO बनेगा। अगर इसका हाइड्राइड बनेगा तो BH2 बनेगा, MgH2 बनेगा, CaH2 बनेगा, SrH2 बनेगा, BaH2 बनेगा। तो उसने उसको एक्सपेरिमेंटली करके भी दिखा दिया कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, और मैक्सिमम एलिमेंट्स या तो हैलाइड्स बनाते हैं या ऑक्साइड्स बनाते हैं या हाइड्राइड बनाते हैं। उसने वो बना के दिखा दिया, जो हमने पीरियोडिक टेबल में लिख दिया है वो तुम नोट कर लो, तुम्हारे समझ में आ जाएगा। तो उसने जो बात कही, तो उसकी पीरियोडिक टेबल से एक सिस्टमेटिक स्टडी पॉसिबल हो गया, ये बड़ी बात थी। अब इस सिस्टमेटिक प्रॉपर्टी आ गई। अब ए और बी में डिफरेंस समझ लो। ए ग्रुप एक प्रॉपर्टी को शो कर रहा था, बी ग्रुप दूसरी प्रॉपर्टी को शो कर रहा था।
ए ग्रुप वाले बी ग्रुप के साथ, बी सब ग्रुप के साथ टैली नहीं कर रहे थे, केवल कहीं कहीं टैली कर रहे थे। किस चीज में? तो वैलेंसी में। इसलिए उसने उनको उस ग्रुप में तो रखा, लेकिन ए और बी उसने इसलिए कर दिया कि ए की प्रॉपर्टी अलग थी, बी की प्रॉपर्टी अलग थी। केवल वैलेंसी वाली प्रॉपर्टी जो थी वो एक जैसी दिख रही थी उसको, इसीलिए उसने उनको उस ग्रुप में रखा। तो ये हो गई सिस्टमेटाइजेशन, हो गया सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल हो गया। उसको किसने पॉसिबल बनाया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडलीव ने बनाया। अब इसका दूसरा बेनिफिट क्या हुआ उसके पीरियडिक टेबल का? तो प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। उसने क्या किया? एटॉमिक वेट के बेस पे तो पीरियडिक टेबल बनाया, पर अगर वो रेगुलर चलता तो जो एलिमेंट्स थे उसको वो रेगुलर डालता नहीं। उसने ऐसा नहीं किया। उसने कुछ पोजीशन को वैकेंट छोड़ दिया, क्योंकि उसको लगा कि ये जो एलिमेंट जब कभी मिलेगा तो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी जो इस ग्रुप से मिलेगी। वो दो जगह उसने वैकेंट स्पेस छोड़े थे, एक जर्मेनियम वाला, और उसने इसके प्रॉपर्टी के बारे में भी बता दिया कि एल्युमिनियम से आगे एका एल्युमिनियम, ये जो एलिमेंट होगा इसका एटॉमिक मास इतना होगा, इसकी वैलेंसी इतनी होगी, इसका बिहेवियर एल्युमिनियम और इंडियम से मिलता हुआ होगा, इस ग्रुप से मिलता हुआ होगा। सिमिलरली उसने जर्मेनियम के लिए स्पेस वैकेंट छोड़ दिया। यहाँ आर्सेनिक को उठा के नहीं रखा, या स्कैंडियम को उठा के, सिलेनियम को उठा के नहीं रखा, सेलेनियम को नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसको पता था कि ये एलिमेंट्स इस ग्रुप के हैं। यहाँ कोई एलिमेंट्स जब फाइंड आउट होगा तो वो यहाँ पे आएगा। तो उससे ये हुआ कि जो एलिमेंट्स अननोन थे उसके उसने स्पेस छोड़ रखे थे। तो जब स्पेस छोड़ रखे थे तो वो एक प्रेडिक्शन हो गया कि ये वाला एलिमेंट्स आज मिले, कल मिले, मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी। ये आगे के लिए कोई भविष्यवाणी कर दे कि कल को क्या होगा। बहुत सारे ज्योतिषी हैं, कहते हैं कि कोरोना इस दिन खत्म हो जाएगा, कहाँ हो रहा है। इसका मतलब सारे भविष्यवेत्ता फेल हैं। बातें लंबी लंबी मारें, एडवर्टीजमेंट लंबा लंबा कर दें, वो एक अलग बात है, लेकिन भविष्यवाणी तो फेल हो गई। कोई 19 साल का लड़का आता है, कोई 50 साल का बूढ़ा आता है, कोई 70 साल का बूढ़ा आता है, कहता है इस दिन कोविड-19 फिनिश हो जाएगी, कहाँ हुआ। पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, बोले कि नहीं भैया इस डेट में ये ख़त्म होगी, तो उसकी बात मान ली जाएगी, आगे उसकी बात मानी जाएगी। तो मेंडलीफ ने क्या किया कि उसने जो बात बताई अपने इंट्यूशन के बेस पे, अपने दिमागी उच्चता के कारण, दिमागी क्षमता के कारण वो इतना सोच पाया, सोच लिया कि ये जो एलिमेंट आएगा वो मिलेगा, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी। तो क्यों होगी? तो उसने जो अपना पीरियडिक टेबल बनाया उसके बेस पे, उस डाटा के बेस पे उसने ये बात कह दी। तो ये था क्या? सिस्टमेटिक पीरियडिक टेबल उसने बनाया, सिस्टमेटिक प्रॉपर्टी को एक साथ रखा, इसीलिए वो प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स कर पाया। बेशक वो एटॉमिक वेट को ही उसका फंक्शन मान रहा था, लेकिन वो जो कह रहा था वो ठीक कह रहा था। अब फिर क्या हुआ? कोरिलेशन ऑफ एटॉमिक वेट। अब क्या हुआ कि एटॉमिक वेट का भी कोरिलेशन इससे हो पाया। कैसे हो पाया? तो उन दिनों बोरोन का एटॉमिक वेट इक्विवेलेंट वेट के बेस पे 13.5 आता था। जिन दिनों ये बात हो रही थी
उन दिनों जो इस्टेब्लिश्ड एटॉमिक वेट था बोरोन का वो 13.5 था। किस बेस पे? तो जो उस टाइम प्रोसेसेस या इस्टेब्लिश्ड थ्योरी थे, जो रिएक्शंस थे, जो टेस्ट्स थे, उसके बेस पे इतना पाया गया था। तो अगर ये इसका 13.51 था एटॉमिक वेट, तो फिर इसको कहाँ होना चाहिए? कार्बन से आगे और नाइट्रोजन से पीछे, क्योंकि कार्बन का 12 है और नाइट्रोजन का 14 है एटॉमिक वेट, और ये इन बिटवीन है, तो इसको बीच में होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं था। उसने बोरॉन को उठा के यहाँ पे रखा और इससे डिसाइड हो पाया बाद में कि इसका जो एटॉमिक वेट है ये 9.012 है, क्योंकि उसने जब अपने पीरियडिक टेबल में उसको फिक्स किया तो ऐसे फिक्स किया उसने। वो जो आइडिया था 13.51 वाला वो गलत था। उसने कैसे जाना? तो ये जो दो बन रहे थे R2O3 और RH3, उस बेस पे ये जान पाया कि ये यहाँ पे आएगा। इसीलिए हमने ऊपर ऑक्साइड और हाइड्राइड का फॉर्मूला दे दिया, R इज एलिमेंट ऑफ कंसर्न्ड ग्रुप। तो ये उसका तीसरा बेनिफिट था। ये तो हो गए उसके अच्छी बातें, अच्छे गुण की बात हो गई, कैरेक्टरिस्टिक की बात हो गई। अब वो फेल्योर कहाँ कहाँ था? क्योंकि अगर वही ठीक था तो फिर ज़रूरत क्या थी नए पीरियडिक टेबल की? एक तो 1905 में जो टूल्स थे या जो नॉलेज थे उसके बेस्ड पे उसने पीरियडिक टेबल बनाई थी। उसके बाद बहुत एलिमेंट्स भी आ गए, टूल्स भी आ गए, प्रॉपर्टीज भी नए नए सामने आने लगे। तो अब वो सारा कुछ वहाँ पे जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था। अब कैसे नहीं जस्टिफाई हो रहा था? तो पहली बात तो ये आई कि भाई एनोमोलस बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बिहेवियर इस ग्रुप के साथ तो मिलता ही है, साथ साथ ये हैलोजन ग्रुप के साथ भी मिलता है। अब ये क्या हुआ? फिर उसने उसको 1A में क्यों रखा, 7th A में क्यों नहीं रखा? जब इसकी प्रॉपर्टी 7th A से भी मिल रहा है तो फिर इसको यहाँ रखना चाहिए। ये हम तुम्हें हाइड्रोजन वाले चैप्टर में बता चुका हूँ कि एनोमोलस बिहेवियर, सिमिलरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विथ 7th ग्रुप एंड विथ फर्स्ट ग्रुप। तो तुम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो उस वाले वीडियो को देखो, तुम्हें पता पड़ जाएगा। हाइड्रोजन इसी पाठक केमिस्ट्री कॉलेज पे तुम्हें मिलेगा यूट्यूब पे, तुम उसको पढ़ के सुन के समझ के जानो। एक तो ये इसकी कमी हो गई, ये हाइड्रोजन का सही प्लेसिंग नहीं कर पाया, एक जगह उसने उठा के रख दिया। दूसरा क्या था कि पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब ये क्या था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, कई पेयर्स ऐसे मिले, जैसे यहाँ पे देखो कोबाल्ट और निकेल है, इसमें निकेल का एटॉमिक वेट कम है, लेस है देन कोबाल्ट, पर उसने कोबाल्ट को पहले रखा, निकेल को बाद में रखा। ऐसा क्यों किया? जब उसने फॉर्मूला ये बनाया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो कोबाल्ट को बाद में रखना था, निकेल को पहले रखना था, पर ऐसा नहीं रखा उसने। तो ये भी एक कमी आ गई उसके पीरियडिक टेबल में, ये भी एक कमी आ गई। दूसरा क्या हुआ? ये आयोडीन का एटॉमिक वेट 127 था और टेलुरियम का 127.6 था, पर उसने आयोडीन को
हैलोजन वाले ग्रुप में रखा, 7th A में रखा, और टेलुरियम को 6th A में सल्फर वाले ग्रुप में रखा। तो 2 जगह उसने अपने ही बनाए फंडा को छोड़ दिया, डेविएट कर गया उससे। तो ये उसकी एक कमी हो गई, उस पीरियडिक टेबल की यह एक डेफिशिएंसी हो गई। फर्दर क्या हुआ, सम डिसिमिलर प्लेसिंग ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक अल्कली मेटल्स एंड क्वाइनेज मेटल्स। अब ये देखो, यहाँ पे उसने 1A और 1B बनाया, तो अल्कली मेटल्स के साथ ये बहुत रिएक्टिव हैं। अल्कली मेटल्स आर वेरी वेरी रिएक्टिव। और ये जो क्वाइनेज मेटल है, इसमें इसके बनिस्पत इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। गोल्ड तो ऑलमोस्ट रिएक्शन करता ही नहीं है। सिल्वर भी बड़े अलग कंडीशन में, ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन करता है। कॉपर भी ऐसे ही करता है। इसीलिए इसके क्वाइंस बनाए जाते हैं कि वो लंबा चलेगा। सोडियम का क्वाइन नहीं बनता, हो तो हाथ में रखोगे हाथ जला देगा, इसीलिए मिट्टी तेल में रखा जाता है। तो ये बड़े रिएक्टिव हैं, और ये उतने रिएक्टिव नहीं हैं, तो फिर उसको एक ग्रुप में क्यों रखा? रखना उसका इसलिए था कि मैंने बताया कि उसने देखा कि ये वैलेंसी के हिसाब से उसने उसमें डाल दिया, लेकिन उसने जो बेस लिया था वो तो एटॉमिक वेट था। फिर रिएक्टिविटी के हिसाब से ये बड़े रिएक्टिव थे, ये कम रिएक्टिव थे। वही पोजीशन 2nd A ग्रुप में था कि ये उतने रिएक्टिव नहीं है जितने रिएक्टिव ये हैं। तो ये बात वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उसके थ्योरी से ये चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। फिर पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब हाइड्रोजन वाले चैप्टर को तुम जरूर देख लेना एक बार कि अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। वैसे ही कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं, C12 और C14। तो ये अब जब 2 आइसोटोप्स हैं, इसका मतलब कि कार्बन के भी 2 एटॉमिक वेट मिलते हैं, हाइड्रोजन के 3 एटॉमिक वेट मिलते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला चला तो फिर एक ही हाइड्रोजन को 3 प्लेसेज चाहिए, एक ही कार्बन को 2 प्लेसेज चाहिए। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है उसमें कहीं न कहीं डेफिशिएंसी है। इसका मतलब कि जो मेंडलीव का पीरियडिक टेबल है उसमें कहीं कोई शॉर्ट कमिंग है, कोई न कोई कमी है। ये बात हो गई। अब ये जो एर्थ ग्रुप है उसमें 3 एलिमेंट रखने का क्या मतलब? कोई पूछेगा कि भैया बाकी जगह आपने ए ग्रुप बनाया, बी सब ग्रुप बनाया, उसमें एक एक रखा एक रोज में, इसमें आपने एक रोज में 3 रख दिए, क्यों रख दिए? उसका रखना तो ठीक था, ये 3 के प्रॉपर्टी एक जैसे मिलते हैं, ये 3 के प्रॉपर्टी एक जैसे मिलते हैं, ये 3 के प्रॉपर्टी एक जैसे मिलते हैं। उसने प्रॉपर्टी के बेस पे इनको एक साथ रखा, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर जो फंडामेंटल था उससे तो ये डेविएट कर रहा है। तो ये उसके पीरियडिक टेबल की कमी हो गई। तो हमने तुम्हें मेंडलीव के पीरियडिक टेबल की आवश्यकता क्या थी, कैसे बना, उसकी गुण और दोष, मीन्स उसके कैरेक्टरिस्टिक और डिफेक्ट्स दोनों के बारे में बता दिया। अब फर्दर ये 1905 की बात थी जब उसका पीरियडिक टेबल आया, मोसेले आया, उसने बताया कि नहीं, उसने देखा, क्या देखा कि जब वो एलिमेंट्स के ऊपर एक्सरे का स्टडी कर रहा था, डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर, सारे एलिमेंट्स नहीं, मेटल के ऊपर जब वो एक्सरे डाल के स्टडी कर रहा था तो उसने देखा कि जैसे ही वो हाई फ्रीक्वेंसी का एक्सरे डालता है तो दैट बिकम्स
रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी. जेड इज एटॉमिक नंबर, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स. न्यू इज द एनर्जी ऑफ द एक्स रे, हाई एनर्जी ऑफ द एक्स रे. कैसे? तो तुम पीछे पढ़ चुके हो कि क्या E इज इक्वल टू एच न्यू. अगर E है तो अब न्यू अगर तो E न्यू इज हाउ मच, E बाई एच. इसीलिए न्यू हाई एनर्जी की बात हम कर रहे हैं. अगर ये हाई एनर्जी है तो इसका जब उसने प्लॉट किया तो रूट न्यू और जेड एक ऐसा वो दे रहा था, ग्राफ दे रहा था कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहे थे वैसे वैसे जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रहा था और एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था तो इस तरह का ग्राफ मिल रहा था. तो इस बेस पे उसने कहा कि इसका मतलब कि एटॉमिक पीरियडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर का फंक्शन है. किसका फंक्शन है? एटॉमिक नंबर का फंक्शन है. ये बात वहाँ से आई. और अब हम जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें हम इसको जानेंगे. यहाँ तक हमने जान लिया, यहाँ तक हमने समझ लिया. जहाँ जो चीज़ें ज़रूरी थी हमने तुम्हें बताई, रेफरेंस भी बता दिया कि कोई चीज़ अगर तुम्हें समझ में ना आए तो वहाँ जाओ, उस वाले वीडियो को देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा. एक बात ध्यान रखना कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना. जो मैं देख रहा हूँ कि लोग पढ़ तो रहे हैं रोज़ लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो भैया अनलाइक कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. अगर मुझे ज़्यादा अनलाइक मिल गए तो मैं बंद कर दूँगा. मैं समझूंगा कि बच्चों को पसंद नहीं आ रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. पर यदि तुम इंडियन मेथड से जीते रहोगे कि हमें फ़ायदे तो चाहिए पर हम उसका रिवार्ड किसी को नहीं देंगे, तो दिस इज़ वेरी बैड. इसीलिए इंडिया इतना पीछे है. अगर तुम किसी से कुछ लेते हो तो उसको थैंक्स ज़रूर करो. थैंक्स.